का हर मसाला मिलेगा सिर्फ लेमन होम थिएटर। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। जहां इस वक्त एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, बेहद खुशी हो रही है उनका तारुफ करते हुए। वो और कोई नहीं बल्कि खुद मनोज मौर्य साहब है। इनका तारुफ अगर मैं करूं तो मास्टर ऑफ ऑल और जैक ऑफ ऑल, यानी इनके साथ सिर्फ कोई एक कला इनके साथ नहीं है, कई क्षेत्र में ये माहिर है। मसलन ये एक बेहतर राइटर है, बेहतर ऑब्जर्वर है, एक क्रिएटिव डायरेक्टर है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ इनका काफी गहरा रिश्ता है, और अबव ऑल ही इज अ वेल नोन गुड आर्टिस्ट, एक बेहतर कलाकार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में मनोज मौर्य साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, थैंक यू। वक्त निकाल के आप आए हमारे स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर मनोज मौर्य साहब की अगर बात की जाए शुरुआत के लिए, तो सबसे पहले आइए एक झलक देखते हैं कि मनोज मौर्य साहब किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा माहिर है। तो मनोज जी, कला का ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जिसमें चैलेंजेस काफ़ी होते हैं, जिसमें क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर शुरुआत करूं मैं, तो इस कला के क्षेत्र में आपका पर्सनल अटेंशन या आपका पर्सनल कोई मेंटर जिसने आपको प्रोवोक किया कि इस क्षेत्र में आप आइए, इसके ज़रिए भी आप दुनिया को काफ़ी कुछ कह सकते हैं। जी, बहुत सही सवाल इसलिए है क्योंकि शुरुआती दौर में जी जब मुझे कला के लिए मेरे अंदर महसूस होना शुरू हुआ तो मैं ढूंढा। लेकिन आप जब चाइल्डहुड में होते हैं तो आपको कोई मेंटर मिलता नहीं। आप आस पास के घटनाओं को, नेचर को, प्रकृति को ही मेंटर मान लेते हैं और उसी को, मतलब मैं, सबके साथ ऐसा होता है और मेरे साथ भी वैसा ही हुआ और इसी प्रोसेस में मैं आगे बढ़ता गया। मतलब नेचर जो है मेरा सबसे पहला गुरु है और सबसे बड़ा गुरु है। जी, कैसे अपने आप को कंफर्ट करते हो? इतनी सारी प्रोफेशंस में आपका एक इन्वॉल्वमेंट है, एज एन क्रिएटिव डायरेक्टर, एज एन राइटर के लिए भी एक अपना सूफियाना अंदाज होता है, उसको एकांत होना बहुत ज़रूरी होता है, सारी चीज़ें पिरोना। उसके बाद में कला के क्षेत्र में इस तरह का, कला के क्षेत्र में किस तरह का आपका एक पर्सनल अपना एक्सपीरियंस रहा है व्हेन यू हार्डकोर, जब आपने एंट्री की इसके अंदर, कितनी तरह की चैलेंजेस थे आपके पास? जी, चैलेंजेस तो देखिए हर फील्ड में है और ख़ास करके जब आर्ट फील्ड और कला और आप राइटिंग और इस तरह की बातें करते हैं जो कि सोसाइटी सबसे पहले आ जाती है आपके सामने, क्योंकि आप प्रेजेंट क्या करना चाहते हैं, आप एक्सप्रेस क्या करना चाहते हैं, सोसाइटी में जो चीज़ें हैं उसे आप महसूस करते हैं, उसके माइनर थ्रेड को जब आप महसूस करते हैं, उसे अपने जो भी माध्यम होता है, आप स्पीच से ऐसे वैसे जिस तरह से भी आप करना चाहें, लेकिन मेरे सामने जब वो बात आती है तो मेरे पास मैं आई एम लकी कि मेरे पास कई सारे मीडियम और टूल्स हैं जिसके थ्रू मैं एक्सप्रेस करता हूँ। जिसमें मैं एडवर्टाइजिंग्स में तो बेसिकली उसमें एक्सप्रेस करता ही हूँ थ्रू द काइंड ऑफ लाइक द कॉर्पोरेट्स एंड ऑल, बट उसके साथ मैं राइटिंग में, और राइटिंग के साथ साथ पेंटिंग जो है वो बड़ा इनर टच, जो भी थॉट्स होते हैं उस थॉट्स को मैं थ्रू द आर्ट्स, कलर्स, विजुअल्स, फॉर्म्स, मतलब मैं उसे एक्सप्रेस कर करके लोगों के सामने खुद को कहीं ना कहीं पे और भी वैक्यूम्ड करके नई चीज़ें लेके आता हूँ। क्या बात है। और इसी क्षेत्र में मेरे ख्याल से आपने एक नई चीज़ को एक इजाद की है, दैट इज़ कॉल्ड रीबॉर्न। जी, रीबॉर्न का मैं फ़लसफ़ा आपसे ज़रूर जानूंगा यहाँ पे, क्योंकि कला के क्षेत्र में रीबर्थ हमने सुना था, लेकिन विथ रिबॉर्न और द काइंड ऑफ पेंटिंग्स व्हाट यू डू, जिस तरह की आप तस्वीरें बनाते हैं जिसके अंदर वो एक रिबॉर्ननेस उसके अंदर जो नज़र आता है, इज़ इट एन ईजी टास्क? को वाकई इसके अंदर जो एक गहराई, एक डेप्थ होता है, और उस चीज़ को फिर स्टडी करके उसको कैनवस पे उतारना, जी, वक्त लगता होगा मेरे ख्याल से काफ़ी। बहुत वक्त लगता है और वक्त के साथ साथ आप जब बात करते हैं रीबॉर्न, मतलब रीबर्थ, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सुना है, एकदम ट्रू। रीबॉर्न से लोग
होते हैं, एवरी डे डे टू डे मोमेंट है, लेकिन इधर ध्यान नहीं जाता है। और ध्यान न जाने की वजह से ये बात बिल्कुल कम्युनिकेशंस में कम है। बिल्कुल। और जब ये बात मेरे जहन में आई कि इंसान जीते जी जो कुछ भी करता है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी हम मरने के बाद काउंट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी आपके लिविंग लाइफ में होनी चाहिए। बिल्कुल। और जितने भी लेजेंडरी, आप चाहे सिद्धार्थ को बुद्ध होते हुए आपने देखा, महात्मा गांधी को रिबॉर्न होते हुए देखा आपने, बहुत सारे जो लेजेंडरी रहे हैं, मतलब वाल्मीकि भी रिबॉर्न हुए, मतलब ये सारे रिबॉर्न, जब आप अपने ओन लाइफ में रिबॉर्न हो जाते हैं तो आपकी डेथ नहीं होती है, क्योंकि आपका लाइफ स्पैन हो जाता है और पूरा यूनिवर्स आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। जब पूरा यूनिवर्स कनेक्ट जब हो जाता है आपके साथ, तो फिर आपकी डेथ नहीं होती है, आप बियॉन्ड डेथ चल जाते हैं, तो आपको रीबर्थ लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, सो रिबॉर्न का ये एक बड़ा सुंदर सा फलसफा है। और अगर मैं पूछूं कि इन तमाम चीज़ों को आपके कई सारे हजारों स्टूडेंट्स हैं जो आपसे मुतासिर है, आपकी कला से मुतासिर है, ऐसे लोग जब आपके पास में आते हैं अपनी आइडियाज़ को लेके आपसे सीखने की तालीम, तो क्या फर्स्ट अटेंशंस होता है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, या फिर जिस प्रकार से आप गैलरीज में शोज रखते, बड़े बड़े इवेंट्स रखते, व्हाट काइंड ऑफ एन रिस्पॉन्स आपको पर्सनली मिलता है इसके ऊपर? जैसे आपने रिबॉन का, हाँ, रिबॉन पे ही हम बात करते हैं। रिबॉन अभी जस्ट खत्म हुआ है 16 तारीख को जी, और एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हुआ जी, बहुत डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। मैं आर्ट को मासेस से कनेक्ट करने की बात करता हूँ, और जितने भी, जैसे कि आपने स्टूडेंट्स या जो भी विजिटर्स या आर्ट लवर, क्यूरेटर्स, बायर्स, हुएवर, ये सारे लोग जो आर्ट को जिस नज़रिया से देखते हैं उन्हीं नज़रिया से मैं भी देखता हूँ। लेकिन मेरा एक प्रयोग शुरू किया है मैंने, वो प्रयोग है कि आर्ट को मास से कनेक्ट कर दो। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि कितनी सारी पेंटिंग्स आपको आपके जहन में है, तो आप शायद कम बता पाएंगे, क्योंकि वो पेंटिंग मास से कनेक्टेड नहीं है। और मैंने रिबॉन के थॉट्स को, इसलिए मैंने थॉट रखा, थॉट के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, म्यूज़िक बनाए, सॉन्ग्स बनाए, छोटी फिल्म्स बनाई उसी पे। उसके बाद उस जितने भी फॉर्म्स थे, अराउंड 19 पेंटिंग नेहरू सेंटर में एग्जिबिट हुई, और एवरी डे ऑलमोस्ट लाइक द 100 ऑफ द विजिटर्स आके उनके सवाल जो होते थे बहुत इंटरेस्टिंग होते थे। लोग कनेक्ट करते थे इस बात से कि समवेयर हम अपने लाइफ में, और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि आई एम रिबॉर्न। मतलब ये एक अचीवमेंट थी, कहीं ना कहीं वो रियलाइज किए कि उनके पास रिबॉर्न का जो एक पॉइंट है जिसको कभी भी उन्होंने नोटिस नहीं किया था, उस पॉइंट को उन्होंने नोटिस करने लगे, और उसमें कहीं ना कहीं मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि चलो मैं उस बात को कहीं ना कहीं उनको टच कर रहा हूँ, इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि आई एम रिबॉर्न। तो बहुत सारे लोगों ने फेसबुक में भी लिखना शुरू कर दिया कि आई एम रिबॉर्न। बिल्कुल। तो ये अचीवमेंट थी उसकी। तो और अगर पूछूं कि जैसे कि आपका बड़ा अच्छा सफ़र रहा है, हेल्दी सफ़र रहा है, थ्रू आउट द जर्नी आपने कई सारे एक्सपेरिमेंट भी किए जी, मतलब वो हिमाकत जो आज तक किसी कलाकार ने नहीं की है, उस चीज़ को आपने छू लिया है। मसलन वो लोग जो नेत्रहीन हैं, जिन्हें दिखता नहीं है, हम तो आंखों से दुनिया को महसूस करते हैं, देखते हैं, कैनवस पे उतार सकते हैं, हमारे पास में ये एक ऑप्शन है, लेकिन उनके लिए क्या? और इसके लिए सिर्फ किसी ने अगर सोचा है तो दैट इज़ मनोज मौर्य। थैंक यू वेरी मच। उनके साथ डील, उनके साथ कम्युनिकेशन, उनके अंदर का वो जो एक क्रिएटिवनेस है, वो जो रिबॉर्न के जरिए जो आप प्रज्वलित करना चाहते हैं, किस तरह का एक कम्युनिकेशन होता था? आपने जितना डीप फील किया है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई में बहुत बढ़िया काम हुआ है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस में होता है ना कि दो चीज़ जब एक हो जाती है तो महसूस नहीं हो पाता है कि कैसे आप एक्सट्रैक्ट करके उसे आप देखें। जो एक प्रयोग रहा है, ये प्रयोग को थोड़ा सा मैं बैक लेके जाता हूँ कि मैंने एक प्रोजेक्ट किया था 100 ईयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। उसमें मैंने एक इनिशिएट किया है कि अंधों के लिए सिनेमा होना चाहिए, जिसके ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट्री की है, बहुत सारी चीज़ें की है। मैं उसके पहले से भी इस बात को सोचते रहा हूँ कि हमारे पास विजुअल्स है, उसके लिए हमारे पास बहुत सारी हैप्पीनेस है। अगर हमें बादल दिख गया तो हम खुश हो जाते हैं, कितना हो भी ना दुखी रहें अपने लाइफ में, लेकिन जो कुछ देख ही नहीं सकता है उसके लिए उसके सैड पार्ट, उसका डार्क पार्ट उसके लाइफ में हमेशा रहता है। मतलब तो मैं इस बार रिबॉर्न मतलब मुझे महसूस हुआ कि ब्लाइंड पर्सन्स इनर जो है ना सबसे ज़्यादा देखता है, और हम बाहर ज़्यादा देखते हैं तो हमें अंदर बहुत कम दिखता है। तो मुझे लगा कि इनके साथ मैं वो शेयर करूं जो मैं अपने अंदर महसूस कर रहा था, और यही हुआ।
जब वो सारे स्टूडेंट्स और कुछ प्रोफेशनल्स थे उसमें काम करने वाले थे, उन लोगों जब आए वहाँ पे, जी, हाँ, जब वहाँ पे आए वो, जी। तो उनको मतलब बताना टफ था मेरे लिए, हाँ, जी, बताना बिल्कुल टफ था कि भाई पेंटिंग है, जी। आर्ट है, ये पूरी तरह से कलर है इसमें, जिसको कि कलर जो है ना, जी। कलर को कैसा है कि महसूस करना जी। टफ है उनके लिए, लेकिन मैंने कलर की जो वार्मथ है, उसकी कूलनेस है, जो वो अपने इनर लाइफ से देख सकते हैं, उनको पहली बार मैंने सारे कैनवासेस टच करने के लिए कहा। उन्होंने जिस एक हाथ से उन्होंने सारे कैनवास सारे बढ़ा के देखना महसूस किया, जब देखना शुरू किया तो देखते देखते मतलब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये जितने लोगों ने देखा है, ये सारे लोगों से कहीं ज़्यादा ये देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सप्रेस किया था कि क्या है पेंटिंग में। मैं फॉर्म्स के नए मीडियम्स को, जो पेंटिंग के फॉर्म्स थे, उसको नया विजुअल्स देता था कि जो वो डे टू डे लाइफ में वो चीज़ों को देखते हैं। मतलब वेजिटेबल्स का विजुअल दे करके मैंने उनको बोला था कि मैंने ऐसे फॉर्म्स क्रिएट किए, तो वो जो डे टू डे लाइफ में जिस चीज़ को टच करते हैं वो महसूस कर पाए कि उस पेंटिंग में क्या बना है, उसका कलर कैसा है। और एंड ऑफ द टाइम जब उन लोगों ने पूरा समराइज किया सारी बातों को, तो उन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि 18 साल के बाद कलर छुआ है, देखा है। उनकी इमोशनल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने पेंटिंग भी हमारे साथ मिलकर बनाई। जी, बिल्कुल, वाकई दिल को छूने वाली बात यहाँ पे आपने कही है, क्योंकि आँख वाले को तो कोई भी सिखा सकता है लेकिन जो देख नहीं सकता उसे आप इस कला के ज़रिए उसको ज़िंदगी से इतना जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वाकई सराहनीय है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेत्रहीन या ऐसे बच्चों को जो देख नहीं सकते उनके लिए आप इस तरह के प्रयोग करते, इस तरह की टीचिंग्स करते, क्लासेस करते। बावजूद इसके ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो हैंडीकैप है, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल से तालीम शुदा है, जो आपके पास में आते हैं क्रिएटिव चीज़ सीखने के लिए। किस तरह की कम्युनिकेशंस एज एन स्टूडेंट और एज एन पेरेंट्स, क्या एक फोर्स रहता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे में थोड़ा सा आर्ट के प्रति ज़्यादा झुकाव है, इसके लिए लेट्स गो एंड एक सर के पास लेके जाते, मनोज सर के पास, ही विल गाइड हिम इन द प्रॉपर वे। कितना आसान होता है अपने आप को बचपन में वो तराशना, जब आप पर्सनली इसके प्रति अट्रैक्ट हुए थे और एक ऐसे ही किड को दोबारा आपके प्रति अट्रैक्ट होते देखना, ये कॉम्बिनेशन कैसा लगता है? बहुत बेसिकली लगता तो बहुत अच्छा है। और जैसे 2-3 बातें आपने उसमें बहुत अच्छी कही थी कि पेरेंट्स को लगता है कि क्रिएटिव चीज़ों की तरफ झुकाव है, इसलिए उनको लेके जाना चाहिए, उनसे इंटरेक्ट कराना चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं, पूछते हैं, इवन नॉट किड एंड नॉट लाइक द एडल्ट, बहुत सारे अदर फील्ड्स के क्रिएटिव की आप मतलब कम्युनिकेशंस में जब आते हैं, बेसिकली झुका होना उस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं आप चाहते हैं करना। और पेरेंट्स का महसूस करना या फ्रेंड्स का महसूस कर लेना कि आप जो है आर्ट में आइए या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में। क्रिएटिव फील्ड्स बेसिकली तराशा जा सकता है, लेकिन बेसिक जो है ना, बेसिक आपके अंदर, क्योंकि आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, एक बहुत अलग मूड होता है इसका, और आप अंदर होते हो। ये काफी रूहानी चीज़ है, काफ़ी रूहानी चीज़ है। और इस चीज़ को होल्ड करना, इस चीज़ को अपने अंदर होल्ड करते रहना, आपको होल्ड करने के बाद लोगों को प्रेजेंट करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। ही सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि आप होल्ड करके उनको रिप्रेजेंट करें। और जब रिप्रेजेंट नहीं हो पाता है तो कई बार ये लगता है कि यार मेरा बेटा या मेरा दोस्त तो क्रिएटिव नहीं है, लेकिन वो होता है अंदर से। हमें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए, उसे नेचुरल वे देना चाहिए ग्रो होने का। बिल्कुल बिल्कुल, नेचुरल ग्रो देना चाहिए। लेकिन ये तो तमाम चीज़ें आप एक सोशली जो एक कंट्रीब्यूशन होता है एज एन आर्टिस्ट, ये तो आप कर ही रहे, बट अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी जो क्षेत्र में भी आपने जो महारत हासिल की है, कैसे आप अपने टाइम मैनेजमेंट देते हो इन तमाम क्षेत्रों को? ये सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि अब कई सारे लोग बोलते हैं कि यार तुमने पेंटिंग कब बना ली, तुमने शॉर्ट फिल्म या फिल्म्स कब बना लिया, स्क्रिप्ट कब कर लिया, एडवर्टाइजिंग कब कर लिया। तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास टाइम होता है 24 घंटा, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। जो टाइम हम बर्बाद करते हैं उसी टाइम को चैनलाइज करने की ज़रूरत है। और वो चैनलाइज होता कैसे है, जब आप झुकते हैं ना किसी की तरफ, मतलब तो जब झुकते हैं तो आपके अंदर एक पकड़ बनती है। और स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड में मैं बिलीफ रखता हूँ। जैसे आपके घर में ट्यूबलाइट और एसी है और सारी चीजें हैं, तो आप कई बार सारी चीजों को साथ में ऑन कर देते हैं, लेकिन कई बार आप एक एक करके ऑन करते हैं और दूसरे से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैं जब आर्ट में होता हूँ तो मैं दूसरे आर्ट फॉर्म से डिस्कनेक्ट होता हूँ, भले मैं 4 घंटा दूँ,
जी। या 8 घंटा दूं, वो 8 घंटा मेरा कंप्लीट उस आर्ट के लिए होता जी। है। और वो 8 घंटा मैं किसी और काम के लिए भी मतलब बेवजह भी बर्बाद कर सकता जी। हूँ, लेकिन उसे बेवजह बर्बाद करने की जगह पे मैं ये सोचता हूँ कि इसे आर्ट फॉर्म में दिया जाए। और आर्ट मेरे लिए बेसिकली मेरी लाइफ है, जी। और हर इंसान अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, बिल्कुल। इसलिए सारे आर्ट फॉर्म जी। की बहुत नज़दीक जा करके मैं उसे महसूस करना चाहता हूँ और उसे जीना चाहता हूँ। तो यानी अगर आपको डिस्क्रिप्शन अगर इस कदर करें हम कि जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ आर्ट। वो आप बोलेंगे तो मास्टर ऑफ आर्ट, ये फिर सीधे सीधे ही आपके ऊपर लागू होता है ये चीज़ है। Thank you लेकिन very एट द एंड ऑफ द डे अब तक का जो आपने जो इजाद किया, जो रिबॉर्न एक अपना एक अलग दुनिया का कैनवस, ऐसी ऐसी चीज़ लोगों को एहसास जो खुद से मिलाने की बात करता है। इसके बाद के जो आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके, जी। किस तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे, किस तरह के आपके जहन में चल रहा है कि आने वाले दिनों में मैं इसे और एक अलग मुकाम पे लेके जाने की कोशिश करूँगा? जी, मेरा सारा जो भी इनिशिएट मैं करना चाहता हूँ अपने लाइफ में, उसे मास सोशल कनेक्ट में रखना चाहता हूँ। और इन टर्म्स ऑफ मेरी एडवर्टाइजिंग्स, मतलब यदि एडवर्टाइजिंग एजेंसी, उसमें भी आप देखेंगे तो सारे के सारे पैरेलल है, सोशल इनिशिएट बहुत ज़्यादा है। और मैं आर्ट के थ्रू मैं दूसरे सीरीज पे मैं काम करना शुरू कर दिया हूँ, जो जल्द ही मैं अनाउंस करूँगा कि दूसरी सीरीज़ क्या है मेरी। और मैं कुछ फिल्में लिख रहा हूँ जो जल्द ही वो एज एन डायरेक्टर उस फिल्म को मैं लेके आने वाला हूँ। और उसके अलावा राइटिंग भी मैं अपने लिए सेल्फ के लिए बहुत तरह तरह की राइटिंग करते रहता हूँ। तो ये सारे जो फॉर्म्स हैं आर्ट के, ये आगे आने वाले टाइम में मैं मास कनेक्ट और सोशल कनेक्ट रखना चाहता हूँ। और जो बेसिक प्रॉब्लम है, वो सोशल बेसिक प्रॉब्लम है, उन्हीं को मैं सब्जेक्ट के तरह से ट्रीट करके लोगों को और भी डायल्यूटेड फॉर्म, क्योंकि आर्ट एक ऐसा फॉर्म है जिसे आप बहुत इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसे साइंटिफिक तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो शायद हो सकता है कि आपको वो बात समझ में नहीं आती। इसीलिए मैं सारी की सारी बातों को और इसे ग्रोथ में हेल्प करे, कंट्रीब्यूट करे, लोगों के मेंटल ग्रोथ में, लोगों के फिजिकल ग्रोथ में, इकोनॉमिकल ग्रोथ में। आर्ट बहुत बड़ा टूल है, सारे ग्रोथ का रूट है। अगर उसे सही इस्तेमाल किया जाए तो ग्रोथ डेफिनेटली है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक इसमें कोई दौराय नहीं। लेकिन जहाँ तक अगर मैं पर्सनली अगर बात करूँ कि रिबॉर्न को अब तक का जो एक फेलिसिटेशन मिला है, जी, रिस्पॉन्स मिला है, जी, एक्सेप्टेंस मिला है, क्या ये अप टू योर एक्सपेक्टेशंस थी या उससे भी कहीं ज़्यादा लोगों ने इसे सराहा? नहीं होता है कि एक कलाकार को हमेशा से उसकी तस्वीर की लोग तारीफ़ करें, ये उम्मीद तो होती है, लेकिन वो तारीफ़ भी अगर ज़्यादा हो तो एक खुशी होती है, और उस तारीफ़ के साथ फिर एक चैलेंज भी खड़ा होता है कि अब इसके बाद क्या होगा। जी, एकदम। तो ये जो दायरा है, इसको कैसा देखते हैं आप? ये जो बात है ये हमेशा बनी रहेगी। और इस बार जब रिबॉर्न के साथ मैं आर्ट फॉर्म में सोल मैं मानता हूँ उसका थॉट, लोगों तक ये थॉट जब गया तो रिस्पांस वाकई में मुझे कई बार मेरे दोस्त बोलते रहते हैं कि यार आर्ट जो है ना टेक्निक पे बेस्ड है पूरी तरह से, सारे आर्ट्स। मैं बोला टेक्निक सेकेंडरी है, पहले उसके अंदर जो आपके अंदर रूट के अंदर जो थॉट्स आया वो थॉट प्राइमरी चीज़ों पे जब मैंने थॉट पे स्टिक रहता हूँ मैं हमेशा, मैं छोड़ता ही नहीं हूँ उसे। जब ये थॉट लोगों तक पहुँचा, जब पहुँचने के बाद लोगों ने इसे महसूस किया और टेक्निक को भी उसी तरह से लिया, क्योंकि आर्ट फॉर्म में टेक्निक भी उतना ही मायने रखती है, लेकिन टेक्निक उनके लिए सेकेंडरी थी उस समय। उन्होंने वो थॉट को, क्योंकि थॉट का एग्जिस्टेंस जो है ना वो बहुत बड़ा है, टेक्निक आदमी भूल जाता है और नई टेक्निक हमेशा इजाद होती रहती है, लेकिन विचारों में टेक्निक नहीं होती है। और विचार जो मेरे थॉट्स के साथ मैंने रिबॉर्न को अपने अंदर इनहेल करके जब मैं उसे पेंटिंग के माध्यम से लोगों के सामने रखा तो लोगों को महसूस हुआ कि इस बात की ज़रूरत है और आप कृपया करके इसे कंटिन्यू रखिए। और एक्सपेक्टेशंस, उनकी एक्सपेक्टेशंस जब मुझसे बढ़ी तो मेरे अंदर और भी कई सारे विचार आने लगे कि मैं उन कौन से मेरे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं इसी तरह से लगातार लोगों के बीच में लेके जाता हूँ। लगता है आपको कि जिस एरा में एज एन आर्टिस्ट आप हो आज, ये बड़ा खूबसूरत एरा इसलिए है क्योंकि आज सोशल मीडिया कम से कम आपके साथ है, आपके पास में कई सारे जरिए बन गए लोगों तक पहुँचने।
जो पहले नहीं हुआ करते नहीं थे, हुआ जो उस वक्त के आर्टिस्ट थे। काफ़ी सिलेक्टेड एक ऑडियंस होती है जो कला के प्रति रुझान रखती है, प्यार रखती है, लेकिन आज वैसा नहीं है। तो लगता है कि आज इस वक्त का सही यूटिलाइजेशन हो पाएगा यदि जिस प्रकार से आपने कहा है कि मैं हर एक युवा वर्ग तक पहुंचना चाहता हूं, अपनी चीज़ों को भेजना चाहता हूं, जी। तो सोशल मीडिया मेरे ख्याल से सबसे बेहतर माध्यम होगा आपके लिए। जी, एकदम सही बात है, क्योंकि आज कम्युनिकेशंस किसी भी आर्ट फॉर्म को क्रिएट क्यों किया जाता है, और सारे आर्ट फॉर्म जो ना कम्युनिकेशंस के बहुत बड़े टूल्स हैं। और चाहे वो सिनेमा हो, चाहे आपका जो भी मीडियम हो, चाहे आर्ट हो, चाहे लिटरेचर हो, ये कम्युनिकेट करते हैं जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उन चीज़ों को। तो वो सारी जो बातें हैं सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया एक टूल है आज के टाइम में, क्योंकि आप हर इंसान आज एक्सप्रेस कर रहा है अपनी बातें, और धीरे धीरे आज सोशल मीडिया उस प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। पहले इसे जस्ट एंटरटेनमेंट की तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करने की तरह से इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आप देखेंगे वो स्ट्रीम हो चुका है, और उसके बाद जो फिल्टर होकर के निकला है, लोग अब वो बातें कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग पास्ट के राइटर हैं उनकी लाइनें लिख रहे हैं, और वहाँ पे लिख रहे हैं कि हम आई लव दिस काइंड ऑफ लाइन, दिस काइंड ऑफ द राइटर एंड पोएट। तो उसी तरह से मेरे लिए भी वो एक बहुत बड़ा माध्यम है, आज प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि मैं अपनी बातें और मेरे जैसे हजार कलाकार जो हैं वो अपनी बातें लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। जी, लगता है आपको कि जितने तमाम क्षेत्र से आप जुड़े हैं, क्रिएटिव फील्ड से, एज एन डायरेक्टर, एज एन आर्टिस्ट, एज ए राइटर, इस ई आर्ट को अगर सिनेमा के ज़रिए अगर आपको प्रेजेंट करना है, जो कि अगर आपको मौका मिले, बेहतर एक अच्छी स्क्रिप्ट, बतौर राइटर तो आप हो ही, एक बेहतर स्क्रिप्ट, एक बेहतर कहानी, उस कहानी के ज़रिए इस तरह का जो रिबॉन का जो आपका एक थॉट प्रोसेस है, क्या हम आने वाले दिनों में कोई ऐसा सिनेमा देख सकते हैं मनोज मौर्य साहब के ज़रिए? बहुत जल्द जी, बहुत जल्द। आप स्क्रिप्ट लगभग ख़त्म हो चुकी है, जी, फिनिश है, और इसी तरीके का मूड है जी। सिनेमा को। मैं वाकई में मतलब मानता हूँ कि आज की सदी का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन और इम्पैक्टफुल टूल है। और ये जो सारी जर्नी आप देख रहे हैं ना, मेरे आर्ट की, एडवर्टाइजिंग्स की, राइटिंग्स की, सिनेमा में जाके समाहित होती है, क्योंकि सिनेमा इज़ द कंप्लीट आर्ट फॉर्म, जिसमें आर्ट एंड साइंस दोनों मिल करके एक ऐसा चीज़ क्रिएट करते हैं जो लोगों के सेंसेस पे असर करता है डायरेक्ट, और जिसका इम्पैक्ट और चेंज दोनों दिखता है। इसकी वजह से सिनेमा की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। बहुत जल्द ही आपसे बात होगी इस बारे में भी, और कि सिनेमा जैसे ही बहुत जल्द, मतलब महीने 2 महीने में वो अनाउंस हो जाएगा। जरूर जरूर, और हमारी दुआ है आपके प्रोजेक्ट के लिए, हम चाहेंगे जल्द से जल्द आप सिनेमा बनाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द ही, क्योंकि उसके सारे जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो लगभग खत्म हो चुके हैं, और उसे बस अनाउंस करना बाकी है। चलिए, जल्दी से अनाउंस हो गया, एक बेहतर कॉन्सेप्ट, एक बेहतर प्रोजेक्ट बाय मनोज मौर्य साहब। लेकिन बिफोर गोइंग, मनोज मौर्य साहब, ऑल दोस फैंस, या वो युवा पीढ़ी, या वो तमाम दर्शक जो कला के प्रति रुझान रखते हैं या आना चाहते हैं, किस तरह के प्रोत्साहन वाले अल्फाज आप उनसे कहना चाहेंगे इस वक्त, टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द आर्ट? जी, मैं बहुत, हाँ, थैंक यू वेरी मच। मैं आर्ट के लिए, खास करके कला के किसी भी फॉर्म के लिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि आर्ट जो है वो है लोगों के लिए। आप उसे पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, मतलब किसी भी बहुत पर्सनल बेनिफिट्स के लिए उसे इस्तेमाल जब करना शुरू कर देते हैं, तो आर्ट फॉर्म में बहुत सारे मेडियोक्रेसी आ जाती है, और वो आर्ट फॉर्म अपने आर्ट फॉर्म से हट करके वो कहीं न कहीं पे वो काम करने लगती है जो कि आर्ट फॉर्म कभी भी उसके लिए बनी ही नहीं थी। तो आर्ट फॉर्म को, किसी भी आर्ट फॉर्म को आप आर्ट फॉर्म के तरह से ही ट्रीट करिए, और उस आर्ट फॉर्म को आप लोगों के लिए इस्तेमाल करिए, ना कि एकदम पर्सनल अपने टूल्स के लिए इस्तेमाल करिए। चलिए, तो ये थी वो अच्छी सीख जो आपने जनता को दी है। तो ऑल दोज फैंस जो मनोज मौर्य साहब के फैंस हैं, उनकी कला के प्रशंसक हैं, उन तमाम लोगों के लिए, और जो इस कला के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए ही इज़ द राइट पर्सन। क्योंकि जो बंदा बिना आँख वालों को अगर कला सिखा सकता है, तो सोचिए आँख वालों के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन एट दिस गुड एंड रिबॉन के लिए हमारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। यू गॉट अ वेरी गुड एंड हेल्दी रिस्पॉन्स, और आपके आने वाला जो प्रोजेक्ट्स है, इन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए भी हमारी ढेरों सारी शुभकामनाएं आपके साथ में होगी। जैसे कि आप ही ने अनाउंस किया कि बहुत जल्द एक फिल्म के माध्यम से भी आप अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट को लेके भी हमारी ढेरों सारी शुभकामनाएं हैं।
और चलते चलते इतना ही ज़रूर कहूँगा कि आप इतने सारे क्षेत्र में महारत हासिल रखते हैं और इसी क्षेत्र में जो मालिक ने आपको जो मुकाम दिया, हम चाहेंगे इसमें दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें और जो सपना है आपका फिल्म का जल्द से जल्द पूरा हो। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. प्रिविलेज एंड ऑनर टू हैव यू ऑन द शो मिस्टर Thank you मनोज very मौर्य। much. थैंक Thank यू you very much. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। तो ये थी वो अजीम शख्सियत जिनका नाम मनोज मौर्य जी है और जिन्होंने यहाँ पर आके अपनी कला के क्षेत्र के उन अनमोल और खूबसूरत यादों को यहाँ पे बयां किया है। और वाकई हमें फ़ख्र है इस बात का कि कला के क्षेत्र को कई सारे लोग डोमिनेट ज़रूर करते हैं, अपने आप को बेहतर फनकार बेहतर कलाकार समझते हैं, लेकिन हमारी नज़र में कहीं ना कहीं एक ऐसा कलाकार जो अंधों बच्चों को कला सिखाता है, बेरंग के ज़िंदगी में जो रंग भरने का हुनर है, वो इसी शख्सियत में था मनोज मौर्य साहब के। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। ढेरों सारी शुभकामनाएं हमारी मनोज मौर्य के आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन अगली बार मिलेंगे विशेष में किसी और शख्सियत के साथ। तब तक आप हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए लेमन न्यूज़।